जी, आज हमारा सेशन आगे एहसन के साथ है। डॉक्टर एहसन, इनके साथ मास्टर का, पहले हमने बैचलर का सेशन किया था। बैचलर का इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा पाकिस्तान में, और अब हम कर रहे हैं मास्टर के हवाले से। और कोशिश करेंगे इसमें इनकी जो टीचिंग है वो भी आज के सेशन में कवर हो। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। एहसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन टू दिस सेशन। थैंक यू डॉक्टर साहब। और इसमें एमएससी के हवाले से आपको बताऊंगा कि आपने क्यों डिसाइड किया कि आप मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ही करें, और फिर इसमें अदर ऑप्शंस, जो बीएससी करता है कोई भी स्टूडेंट, उसके पास और क्या ऑप्शन होते हैं मैकाट्रॉनिक्स मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपने इस सेकंड सेशन के लिए मुझे इनवाइट किया और मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन से बताना चाहता हूँ। आज भी पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स स्पेशलाइज्ड डिग्री के लिए जाते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर आज भी ना मेन स्ट्रीम डिग्रीज की ज्यादा वर्थ है, खासतौर पे इंजीनियरिंग के अंदर। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि मुझसे अगर आज के दौर में कोई कहता है ना कि तुमने मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करनी है नहीं करनी, तो मैं ना थोड़ा सा सजेस्ट करते हुए कतराता हूं। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर आपका पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल नंबर बहुत मैटर करता है। एज सच जब आप स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ा जो कि यूटी टेक्सला के अंदर प्रोग्राम है, मैकेट्रॉनिक्स पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा, उसके बाद आपने टेलीकम्युनिकेशन पढ़ा, या फॉर एग्जांपल एरोनॉटिकल पढ़ा, एवियोनिक्स पढ़ा। इन डिग्रीज का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया बैचलर्स के अंदर। बैचलर्स के अंदर कभी भी अपने स्कोप इतना नैरो डाउन ना करें। उसकी सबसे बड़ी डॉक्टर साहब रीजन ये होती है कि जब आप टेस्ट देने जाते हैं, और फॉर एग्जांपल जब मैं टेस्ट देने जाता था, कहीं पे अपीयर होता था, मैंने एमएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यूटी टेक्सला में अप्लाई किया, अपना नस्ट के अंदर मैंने अप्लाई किया हुआ था। तो वहां सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, और आफ्टर बीएससी मैंने कुछ जॉब्स के लिए भी जब अप्लाई किया, वहां सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि उनको, अब मुझे मैकाट्रॉनिक्स का इंडस्ट्रियल का, वो कभी भी मैकाट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रियल की पोजीशन अनाउंस नहीं करते। या तो मैं जब भी टेस्ट देने जाता था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के देने जाता था या इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के देने जाता था। अब प्रॉब्लम ये होती थी, हमने मैकेनिक्स के भी मैकेनिक्स वन मटेरियल्स वन कोर्सेज पढ़े हुए होते थे, और उधर से डीएलडी वन पढ़ी हुई होती थी, या वो सर्किट वन पढ़ा हुआ होता था, और डीएसपी वगैरह जो है उसके बेसिक कोर्सेज पढ़े हुए थे, एडवांस पढ़े नहीं होते थे। अब जब टेस्ट वहां पर आता था वो बड़े हाई लेवल से आता था, अब वो पास नहीं होता था। और सेकेंडली वो किसी से पास हो भी जाए, जब आप पैनल में जाएंगे खासतौर पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो बहुत ज्यादा देखते हैं आपकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नंबर को। तो अब यहां पर प्रॉब्लम ये था कि मैंने बैचलर्स ऑफ मैकाट्रॉनिक्स में कर ली। मैंने इसके बाद एसएमएमई के अंदर, जो कि नस्ट का एक इंस्टीट्यूट है, यूटी टेक्सला के अंदर, और मैकाट्रॉनिक्स के अंदर ईएमई कॉलेज के अंदर अप्लाई किया। तो मैंने बेसिकली थोड़ी अपनी अवेयरनेस, मैंने थोड़ा सा मैंने एनालाइज किया कि यार मुझे क्या करना चाहिए। यूटी टेक्सला मेरा पहला एडमिशन हो गया, बट प्रॉब्लम ये था कि जो यूटी टेक्सला की मास्टर्स है वो बहुत ज्यादा टूवर्ड डिजाइन, यानी उनका जो एक है वो बहुत ज्यादा टूवर्ड मैकेनिक्स है, और उनका एक मास्टर बहुत ज्यादा टूवर्ड जो है वो हाइड्रोलॉजी की तरफ और फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ है। अब प्रॉब्लम ये था, बैचलर्स में ये दो कोर्सेज मेरी बिल्कुल भी एक्सपर्टीज नहीं थे, और मैं इनमें काफी कमजोर था। तो ऐसी डिग्री के अंदर मास्टर्स करना कि जिसके अंदर आपकी फाउंडेशन नहीं है, इट डजेंट मेक सेंस। और मेरा कोई ऐसा शौक भी नहीं था। ऑन द अदर हैंड जब मैंने मैकाट्रॉनिक्स देखा, ईएमई के अंदर मैकाट्रॉनिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो ये थी कि वहां पर हमारे कुछ बेसिक कोर्सेज थे, और वहां पर मैकाट्रॉनिक्स सिर्फ और सिर्फ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को अलाउ है कि वो अपने उनको एक बहुत वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज इलेक्टिव्स के अंदर दिए हुए हैं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप कहीं भी जाएंगे ना, उसमें ये होता है कि जब इलेक्टिव्स की बारी आती है ना, तो आपके पास ना बड़े लिमिटेड ऑप्शंस बच जाते हैं। सम टाइम टीचर्स ही नहीं होते कि जो इतनी ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ इलेक्टिव्स आपको ऑफर कर पाए। ऑन द अदर हैंड जब मैंने मैकाट्रॉनिक्स को देखा, तो उनके जो इलेक्टिव्स थे ना, वो ऐसे इलेक्टिव्स थे कि मैं वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के भी वो इलेक्टिव्स या मेजर कोर्सेज थे। तो मैंने उस प्रोग्राम को सिलेक्ट किया, और मैंने पूरी एक स्कीम बनाई कि मैं इसके अंदर
अपने रोबोटिक्स साइड पे और एक किस्म का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस रोबोटिक्स के कॉम्बिनेशन के साथ में आगे जाऊंगा। उसमें कुछ कोर्सेज थे जो कि इस तरह से थे जिन्होंने मुझे थोड़ा सा इंस्पायर किया। फॉर एग्जांपल, वहां पे एक कोर्स था मोबाइल रोबोटिक्स के रिलेटेड था। वो बहुत अच्छा कोर्स था जो मुझे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद मुझे जो नॉर्मल रोबोटिक्स है, जिसको हम कहते हैं कि मैनिपुलेटर्स की कैटेगरी, उसको मुझे पढ़ने का एक्सपीरियंस हुआ। उसके साथ साथ अब ये जो जब आप रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर इसका कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कंट्रोल्स मीन मैं हाई लेवल कंट्रोल्स की बात कर रहा हूं। तो उस हाई लेवल कंट्रोल्स के अंदर मुझे कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग के कोर्सेज की अपॉर्चुनिटी मिली। इमेज प्रोसेसिंग के दो कोर्सेज मैंने लिए, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स लिया। तो एक मुझे ये लगा कि एक ना ये अच्छा कॉम्बिनेशन है इफ आई कंपेयर इट विद द प्योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो दैट्स द रीजन कि मैं अपनी एक डिग्री को प्योर भी रखना चाह रहा था, और दूसरा जो मेरा इंटरेस्ट था वो ये था कि अगर मैं दूसरे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल की तरफ जाऊं, वो बहुत ही कन्वेंशनल किस्म की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जो कि मेरी बैचलर्स के इंटरेस्ट को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। तो दैट्स वाज द रीजन कि मैंने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ही जाना जो है वो चूज किया कि मैं दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम फॉर मी। ओके ओके, दैट्स गुड। और इसमें यूजुअली जो मास्टर्स में यू हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस के आप इलेक्टिव सेलेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपने कुछ जिक्र तो कर दिया है, लेकिन उसमें किसी ने इलेक्टिव सेलेक्ट करने हैं तो हाउ शुड वन सेलेक्ट दो सब्जेक्ट्स? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ना यहाँ मैकेट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ने आया ना, तो हमारे साथ ना प्योर मैं आपको पता है जो प्योर मैकेट्रॉनिक्स है पंजाब के अंदर, वो एक यूटी लाहौर कराता है, एक एयर यूनिवर्सिटी कराती है, एक यूटी टेक्सला कराती है, और एक वाह इंजीनियरिंग कॉलेज है इसके पास है। ये चार प्रोग्राम्स हैं। तो मेरी डिग्री के अंदर जो मोस्टली लोग थे वो मैकेट्रॉनिक्स के नहीं थे बैकग्राउंड से, वो ज्यादातर थे वो इसी तरह कोर्सेज से जो एडवांस कोर्सेज से इंस्पायर होके वो यहाँ आए हुए थे। मेनली जो है ना इलेक्ट्रिकल के थे, कुछ कंप्यूटर्स के थे, मैकेनिकल के भी थे। अब ये जो डिग्री है ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसके अंदर मैकेट्रॉनिक्स प्रोग्राम में कोई मैकेनिकल वाला है, ही हैज अपॉर्चुनिटी वर्क ऑन द मैकेनिक साइड ऑफ रोबोटिक्स, और वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर सकता है रोबोटिक्स का। और अगर कोई इलेक्ट्रिकल वाला है वो उसके लो लेवल कंट्रोल्स के ऊपर काम कर सकता है, विच इन्वॉल्व्स लाइक डेवलपिंग अ पीआईडी कंट्रोल, नॉन लीनियर कंट्रोल, स्लाइडिंग मोड कंट्रोल। ये कुछ एरियाज हैं। जो कंप्यूटर से आए हुए लोग हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर हाई लेवल कंट्रोल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, विच इन्वॉल्व्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिपेंड्स ऑन के आप क्लासिफिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाह रही हैं किस टाइप की। अब मेरा जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा मैकेट्रॉनिक्स का था, तो मैं थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं सारों में फिट था। बट मैंने कोर्सेज इस तरीके से लिए कि जो है मैं रोबोटिक्स वाली साइड पे थोड़ा सा निकलूं। तो दैट वाज एक्चुअली, अगर आप और प्रोग्राम से हैं और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर आना चाहते हैं, तो यू हैव अ फेयरली लार्ज वेराइटी ऑफ कोर्सेज जो आप ले सकते हैं। अगर मैकेनिकल वाले हैं तो उनके लिए कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक सेपरेट पाथ है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, दे ऑल हैव डिफरेंट, सो दिस प्रोग्राम हैज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। तो हर किस्म का बंदा इसी मतलब इसके अंदर डिफरेंट डोमेन्स के अंदर काम कर सकता है। सो या वेरी नाइस। अच्छा, इसमें आपका मास्टर थीसिस क्या था? और फिर उसमें किसी ने अगर मास्टर थीसिस सिलेक्ट करना है तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए या कैसे करना चाहिए? डॉक्टर साहब, मेरा इनिशियली ना मास्टर थीसिस था ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के ऊपर, बीसीए टेक्नोलॉजीज के ऊपर। और मैं थोड़ा सा अपने आप को मैंने ले गया था कि मैंने ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खास तौर पे जो क्लासिफिकेशंस हैं, सिग्नल क्लासिफिकेशन, ह्यूमन के जो ब्रेन है उससे कलेक्ट करके सिग्नल क्लासिफिकेशन करके उससे हम कोई चीज कंट्रोल कर लें, फॉर एग्जांपल द प्रोस्थेसिस और रोबोटिक स्ट्रक्चर। तो मैं उस साइड पे थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट था, बट मैं क्लासिफिकेशन के अंदर कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया। तो मैंने थोड़ा प्रोस्थेसिस के अंदर काम किया जो कि हैंड प्रोस्थेसिस के ऊपर था। जो ऑडियंस प्रोस्थेसिस से फेमिलियर नहीं है, मैं उनको ये बताता चलूं कि जिस तरह आपका रोबोटिक स्ट्रक्चर है, प्रोस्थेसिस भी बेसिकली एक रोबोटिक स्ट्रक्चर है, बट दे आर एक्चुअली डिजाइन फॉर अ पीपल हु आर एम्प्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, किसी का बाजू नहीं है तो आपने उसका एक बाजू लगा दिया है। और एक्चुअल में आप देखें तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर और एज ए मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर,
आप उसका डिजाइन डेवलप करते हैं जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद आप उसका कंट्रोल सिस्टम डेवलप करते हैं जो कि ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेटेड एक इंटरेक्शन होता है। तो ये इस तरह इस डायरेक्शन में मैं थीसिस करना चाहता था, बट आपको पता है कि सम टाइम मास्टर्स के अंदर आप एक बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स अपने डिफाइन करते हैं, एंड सम टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मीट दोज ऑब्जेक्टिव्स। तो मैं स्टूडेंट्स को जो ऑडियंस है उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले कि आप अपना जो मास्टर्स का थीसिस है, हमारी सोसाइटी के अंदर जो कि मैंने भी किया, गलत किया, कि जब आप मास्टर्स के अंदर आ रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने ना अपना स्कोप डिफाइन करना है कि आप प्रोजेक्ट क्या करना चाहते हैं, क्या इंटरेस्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले बहुत क्लियरिटी होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए आपका। उसके बाद प्रोजेक्ट अगर आपने क्लैरिफाई कर लिया है, उसके बाद आपने उस प्रोजेक्ट की एक्सपर्टी देखनी है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार अच्छा ये हमने ना प्रोजेक्ट तो रोबोटिक्स का करना है, लेकिन हमने ये रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट जो है ना, ये हमने एक ऐसे टीचर के पास जाके करना है जो मटेरियल वाला है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना आराम से बच्चे पास करा देता है। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो चीज ये है कि मास्टर्स वाले स्टूडेंट के लिए ना सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइजर सबसे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, एंड सेकेंडली सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइजर। इवन दो हमारे बहुत सारे लोग टॉपिक भी सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो जब अपना थीसिस स्टार्ट कर रहे होते हैं वो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे होते, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को पीएच मास्टर्स के अंदर थीसिस वगैरह करने में बहुत टाइम लगता है। 1.5 साल, 1-1.5 साल तो बहुत, एक मतलब जो आज के दौर में बच्चा 1 साल में थीसिस कर जाता है मास्टर्स का, उसको पाकिस्तान में कहते हैं यार तुमने बहुत जल्दी काम किया है। तो नॉर्मली ये 1.5-2 साल वहां पे लग जाते हैं, बिकॉज हम प्रोजेक्ट्स ऐसे सिलेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर नहीं होता। फिर उसके बाद सुपरवाइजर हम ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ सुपरवाइजर्स, आपने सुपरवाइजर की एक्सपर्टीज देखनी है। दूसरे नंबर पे जो मैं स्टूडेंट्स को ये कहता चलूं कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सुपरवाइजर के अंदर देखनी है ना, वो ये आपने देखनी है कि यार इसने प्रीवियसली इसके पास कितने लोग मास्टर्स के स्टूडेंट थीसिस लेते रहे हैं, और इसका इसके पास स्टूडेंट आने का और जाने का रेशो क्या है। कई लोग ऐसे होते हैं स्पेशली वो फैकल्टी में आते हैं, वो अपने करियर्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, जब वो देखते हैं कि यार अच्छा ये स्टूडेंट है। और दूसरी हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ना एक प्रॉब्लम दूसरा सबसे बड़ा ये है कि आप फैकल्टी को ना बहुत ज्यादा ना एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क देते हैं। जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क देते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो सुपरविजन है ये पीछे रह जाती है। और मैं सारी फैकल्टी को एक चीज बताना चाहूं कि आप लोग जिन यूनिवर्सिटियों के अंदर बैठे हो ना, वहां इन बच्चों की वजह से बैठे हुए हैं, और आप वहां पे आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन बच्चों को पढ़ाना है और इनको प्रोजेक्ट करवाना है। अगर आप ये नहीं ना करवा सकते तो आपका इस यूनिवर्सिटी के अंदर हर काम सेकंड प्रायोरिटी है, हर काम इसके बाद है। अगर आप ये नहीं करवा सकते तो आपको इन यूनिवर्सिटियों के अंदर रहने का कोई हक नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपने एक इम्पोर्टेंट इशू को हाईलाइट भी किया साथ। अच्छा, इसमें सुपरवाइजर की सिलेक्शन का आपने कुछ जिक्र किया है, उसकी कितनी सिग्निफिकेंस है सुपरवाइजर की आप थीसिस के लिए, उस हवाले से बता दीजिए। सर आपका सुपरवाइजर जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ सुपरवाइजर, उसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके बिहेवियर को देखें, समटाइम कुछ सुपरवाइजर बहुत टफ होती हैं, बट उस सुपरवाइजर का जो आप थीसिस टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर उसकी एक्सपर्टी होना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको अपने पीएचडी वाले सेशन के अंदर बताऊंगा कि क्यों जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट वो टॉपिक होगा, और मैं आपको याद करवाऊंगा कि हमने इस टॉपिक को एमएससी में डिस्कस किया था, और मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिग्निफिकेंस होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि फॉर एग्जांपल आप अगर रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं या मैकेनिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका सुपरवाइजर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपका जो मास्टर्स का थीसिस है ना, आप अपने मास्टर्स का थीसिस जो कर रहे होते हैं उसके ऊपर बेसिकली आप अपना एक रिसर्च एक्सपीरियंस डेवलप कर रहे होते हैं। और ये जो रिसर्च एक्सपीरियंस है, और मास्टर्स बेसिकली सर उन लोगों को रेकमेंड किया जाता है जिन्होंने आगे जाके ना पीएचडीयां करनी हो। अदरवाइज मास्टर्स की पाकिस्तान में बैचलर्स जो है, अगर आपने नौकरी करनी है, बैचलर इज मोर देन एनफ एजुकेशन। तो जो मास्टर्स है वहां पर आपके टीचर की, आपके सुपरवाइजर की एक्सपर्टी एरिया के अंदर बहुत जरूरी है। अगर उसकी एक्सपर्टी है तो वो आपको हेल्प आउट कर सकता है एक बेहतर प्रोजेक्ट को, बेहतर प्रोजेक्ट के लिए आपको वो हेल्प आउट करेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट आपने उठाना है, आपको वो हेल्प आउट करेगा
कि कौन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो आपको पिक करना चाहिए और जो आपको सॉल्व करना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान में आप लोग देखेंगे कि लोगों ने बहुत बड़े बड़े, बहुत ऐसे हैवी नाम रखे हुए होते हैं, हैवी वेट नाम, कि अमेरिकन का स्टैनफोर्ड प्रोफेसर सुन ले तो वो भी डर जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप उनकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसे होती है और पता लगता है कि यार ये तो काम कुछ भी नहीं है, ये तो हार्डली जो है ना, ये तो बैचलर लेवल का काम है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका सुपरवाइजर आपके एरिया के अंदर और जो टॉपिक आपने उठाया है थीसिस के लिए उसके अंदर एक्सपर्ट है, तो वो आपको ना हेल्प आउट करता है, जहां भी प्रॉब्लम्स आए, जहां भी आप फंसते हो, वो वहां से आपको निकालता है। और ये चीज और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर आपका सुपरवाइजर, कल को आपने पीएचडी ढूंढनी है, अगर आपका सुपरवाइजर अपने एरिया का एक्सपर्ट नहीं है, तो एक बात याद रखें कि आपने थीसिस कहीं और से किया होगा और आप ना रिकमेंडेशन लेटर किसी और से ढूंढने जा रहे होंगे जो कोई देता नहीं है। यस, दैट्स इम्पोर्टेंट। और उसमें सुपरवाइजर से एक्सपेक्टेशंस आपने जिक्र किया, तो क्या होनी चाहिए एक्सपेक्टेशन? अ, हबीब भाई, सबसे जो डिफिकल्ट पॉइंट है ना यहाँ पर, मोस्टली जो हमारे सुपरवाइजर्स पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं ना, स्पेशली जो यंग लोग जा रहे हैं, और थोड़े से सीनियर्स के साथ भी ये, अभी तो खैर काफी कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है, बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन मेरे टाइम में ये था कि स्टूडेंट्स, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनमें उस वक्त मैं भी था, कि जो ये सोच के थीसिस उठाते हैं या ये सोच के सुपरवाइजर सेलेक्ट करते हैं कि ना यार ये अपने एरिया का एक्सपर्ट, हर कोई इस चक्कर में होता है कि यार मैं ना टाइमली पास आउट हूं। और ये कोई गलत मेंटेलिटी इस वजह से भी नहीं है, क्योंकि ना फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत सारे लोगों की डिफरेंट होती हैं। बहुत से लोग पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होते हैं, कोई लोग फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं, अपना पार्ट टाइम में मास्टर चला रहे होते हैं। तो लोगों के ना अपने थोड़े से सोशल डिफरेंट तरह के मसाइल हैं। लेकिन अगर कोई सिंसेरिटी के साथ करना चाह रहा है, उसके लिए सुपरवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये समझते हैं, बच्चा ये समझता है सुपरवाइजर को देख के कि मैंने सबसे लूज सुपरवाइजर उठाया, मैंने मुर्गा घेर लिया। और वो सुपरवाइजर भी यही समझ रहा होता है, मैंने ज्यादा बच्चे मेरे पास आए, मेरा भी मुर्गा गिरा गया, तो मेरे जो अब छोटे मोटे काम है ना वो मैं इनसे कराऊंगा। और मोस्टली होता यह है कि हमारे सोसाइटी के अंदर उनको पे कुछ नहीं किया जा रहा होता, उनसे प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे भी स्टूडेंट्स के जा रहे होते हैं। और उस वो बेचारा जो है ना टीचरों के पेपर भी मार्क करवा रहा होता है, उनके आगे पीछे भी फिर रहा होता है, और एंड में भी जो है ना आप जो मर्जी कर लें। वो ना मैं आपको ये बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर ना ये बहुत बड़ी मेंटालिटी है, जो ये स्टूडेंट्स की मैं बता सकता हूँ, टीचर्स, मैं कभी टीचर सुपरवाइजर रहा नहीं, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स के अंदर सबसे बड़ा सर प्रॉब्लम ये है कि वो लोग ये समझते हैं कि हम जब फंसेंगे हमें ऐसा सुपरवाइजर चाहिए, हम जब फंसेंगे तो वो लैपटॉप लेके वो कहे दिखा जानी, मैं तेरा कोड ना सेट करके अभी पकड़ाता हूं तुझे। तो वो ऐसा सुपरवाइजर ढूंढ रहे होते हैं। जबकि ये जो एक्सपेक्टेशन सुपरवाइजर के साथ रखना है ना, ये बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है। कोई सुपरवाइजर आपको वो ये गाइड कर सकता है, ये पेपर पढ़ लो, फलां बंदे से जाके बात कर लो, ये कोड देख लो। अगर उस सुपरवाइजर ने आपको प्रॉब्लम ही बता दिया, सारा कुछ कर दिया, तो वो स्टूडेंट क्यों रखेगा? वो बेसिकली आपसे काम करवाना चाह रहा है, आपको सुपरवाइज करना चाह रहा है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके अंदर आपका भी इंटरेस्ट है, उसका भी इंटरेस्ट ये है कि अगर अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो उसकी भी कुछ पब्लिकेशन वगैरह निकल आएगी। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ढूंढ रहे होते हैं कि हमें लूज सा सुपरवाइजर मिले, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स लड़के ये समझ रहे होते हैं कि हम अपने सुपरवाइजर के पर्सनल काम करेंगे तो ये हमारा थीसिस निकलवा देगा। जबकि आप अपना थीसिस अच्छे तरीके से करेंगे तो थीसिस निकलेगा, इसका और कोई हल नहीं है। वेरी नाइस। और इसमें कोलीग्स के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि भाई कोलीग्स या सीनियर्स जो होते हैं मास्टर्स में, मास्टर कर रहे हैं, उसमें इनका क्या रोल होता है? और डू यू फील के कोई डिफरेंस है वी कंपेयर इट विद बैचलर? बैचलर्स के, मैं आपको ना मास्टर्स की और बैचलर्स की, मतलब बैचलर्स के अंदर जब आप स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो कंपेनियनशिप होती है वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू मास्टर्स। क्यों? क्योंकि बैचलर्स के अंदर ना आप सब एक ही टाइम पे इंडक्ट होते हैं, आप सब एक एक ही सेमेस्टर्स में साथ साथ आप डिग्रियां करते जाते हैं, और सब के सब एक ही साथ ऑलमोस्ट पास आउट होते हैं, अगर किसी ने कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं की हुई। जबकि मास्टर्स के अंदर आप इंडक्ट तो सारे इकट्ठे होते हैं, लेकिन पास आउट ना सारे इकट्ठे कभी भी नहीं होते।
मेरा बैच 39 स्टूडेंट्स का बैच था, मास्टर्स का। और हम थीसिस करते करते तक 19 रह गए थे। मैंने 2.5 साल के बाद, मैंने 2.5 साल ऑलमोस्ट 2 साल 8 महीने के बाद अपना थीसिस डिफेंड किया। एंड आई वॉज द सेकंड पर्सन हु डिफेंडेड हिज थीसिस। और बाकी सारे ने मेरे बाद कई कई मंथ्स के बाद डिफेंड किया। तो पहली बात ये होती है कि जो मास्टर्स में जब आप आते हैं ना, तो आपने ये चीज देखना होता है, बिकॉज मास्टर्स के अंदर कुछ लोग जॉब करने वाले होंगे, कुछ लोग पढ़ाने वाले होंगे, कुछ लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे, कुछ फुल टाइम कर रहे होंगे। मास्टर्स के अंदर ना इंटरेस्ट हो जाते हैं डिफरेंट। आधे से ज्यादा जो मास्टर स्टूडेंट होते हैं ना, मेरा ये अपना एस्टिमेट है, वो मास्टर्स को लेकर सीरियस होते ही नहीं है। वो बेसिकली वहाँ मास्टर्स नहीं करने आए होते, वो मतलब अपना एक कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ चल रहे होते हैं। कुछ लोग वहां आप देखेंगे शादीशुदा होंगे, बाल बच्चेदार होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एटॉमिक एनर्जी की नौकरी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हमारी अदर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की नौकरी कर रहे होंगे। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले आपके साथ मास्टर्स वाले बैठे होंगे ना, उनको सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिग्री चाहिए, जो उनकी एसीआर के अंदर ना 10-15 नंबर ऐड करके उनको प्रमोशन दिला दे। इससे ज्यादा उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनका ये होता है कि यार हम यहाँ रहेंगे, अपना कोई आगे पीछे कोई जॉब शॉब मिल जाएगी तो आगे पीछे हो जाएंगे। जो सिंसेरिटी के साथ मास्टर्स करने हैं, वो बड़े लिमिटेड से स्टूडेंट होते हैं। तो आपने अपनी कंपेनियनशिप और अपनी जो दोस्तियां वगैरह हैं और अपनी एक दूसरे को सपोर्ट वाला है, वो आपने आइडेंटिफाई करना होता है। बिकॉज इसमें ये होता है कि आप अगर पढ़ के काफी आगे जा रहे हैं, तो इसमें जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने और चीजों को प्रायोरिटाइज रखा हुआ है, वो आपके कंधे के ऊपर जो है ना, आपके कंधे का सहारा लेके ना, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि यार चलो हमारा भी मास्टर्स निकल जाए। तो इस तरह के लोगों से थोड़ा डिस्टेंस करें। अगर आप स्ट्रगलिंग, आपका मास्टर थोड़ा स्ट्रगलिंग है आपका, अदरवाइज काफी चैलेंजेस होते हैं अगर आपको मतलब दोस्त और कंपनी थोड़ी सी खराब मिल जाए। क्योंकि मास्टर्स के अंदर ना आपको टीचर भी प्रोफेशनली देखते हैं, आपको बच्चों की तरह नहीं ट्रीट किया जाता। तो मास्टर्स के अंदर आप अपने भले बुरे के खुद जिम्मेवार हैं। दोस्त अच्छे होना, सीनियर अच्छे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सीनियर्स नॉर्मली ये होता है कि आप अपने सीनियर्स को देख रहे होते हैं कि अच्छा यार ये प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स का पोटेंशियल क्या है। तो यही एक इंडिकेटर है देखने का। जब आप बेसिकली, अगर आपने अच्छा प्रोजेक्ट उठाना है, अच्छा सुपरवाइजर ट्रेस करना है, आपको खुद तो नहीं पता लगेगा, तो आप अपने सीनियर्स को शेडो करें। आपको अच्छे कॉम्पिटिटिव जो सीनियर्स होते हैं, आप उनको शेडो करें, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्रोफेसर अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, किस सीनियर के साथ बैठने से मुझे कितनी सपोर्ट मिल सकती है सम टाइम। बिकॉज जब आप इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाते हैं, तो कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटियों में पढ़ा रहे होते हैं, उनके पास एक्सेस होता है, सॉल्यूशंस की एक्सेस होती है कुछ कोर्सेज के, कुछ उनके पास अपने रिसोर्सेज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है वो लैब इंजीनियर है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, उसके पास अपने स्टूडेंट्स हैं, उसके पास अपनी एक वर्क फोर्स है, वो अपने छोटे मोटे काम जो अपने स्टूडेंट्स को इन फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट वो लेके करवा सकता है। तो वो आपके लिए भी वो एक गाइडेंस बन सकता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि आपका जो आसपास लोग है ना, आप उनको ऐसा रखें कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हों। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और इसमें एमएससी के दौरान आपने कोई जॉब कर रहे थे या एम्प्लॉयड थे, या मतलब? अ, हबीब, मैं एमएससी के दौरान मैंने कोई जॉब नहीं की। बिकॉज शुरू में मैं चाहता था कि मेरे पास कोई जॉब हो। मैंने अपना कोर्स वर्क जब कंप्लीट कर लिया, ऑलमोस्ट मेरा थीसिस के ऊपर मैं 6-7 महीने मेरे गुजर गए, तो मुझे उसके बाद ऑफर हुई 2 जगहों से। मैंने उनको डिक्लाइन इस वजह से किया कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक मेरे टीचर ने समझाया था कि जब आपका मास्टर्स खत्म होने वाला है ना, उस वक्त आप फोकस करें। बिकॉज आप उस वक्त अगर जॉब ज्वाइन करते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल आप लैब इंजीनियर बन जाएंगे या छोटी मोटी और इंजीनियरिंग पोस्ट के ऊपर चले जाएंगे, आपको 25-30 हजार रुपया मिलेगा। फॉर एक एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो मुझे मेरे सीनियर्स थे गाइड करने वाले, वो मुझे कहते कि यार ऐसा, अगर तुम ये 5-6 महीने अगर तुमने इतना किया है सफर, तुम आगे भी थोड़ा सा पैसों से थोड़ा सा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम थोड़ा ऐसे ही चल लो, ताकि तुम ना एक दफा मास्टर्स कंप्लीट करके जब तुम मार्केट में आओगे ना, तो तुम एकदम ना सीनियर पोजीशन से स्टार्ट करोगे। बिकॉज मैंने ना डॉक्टर साहब एक और चीज बताऊं, एक मेरे टीचर थे, वो मुझे उन्होंने मुझे बताते थे कि वंस, बिकॉज मोस्टली लोग जो मास्टर्स कर रहे होते हैं, उनको कोशिश होती है हम एकेडमिया में ही जाएं, और उनको ज्यादा एकेडमिया के ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। और उसमें मुझे ऑप्शन मिल रहा था लैब इंजीनियर का।
तो मुझे मेरे एक टीचर ने कहा था कि यार तेरे मास्टर्स को खत्म होने में ना 5-6 महीने रह गए हैं, तो इंसानों की तरह अपना मास्टर्स खत्म कर लो। अगर तुमने अब लैब इंजीनियर की पोजीशन ज्वाइन कर ली ना, तो रिमेंबर, वंस अ लैब इंजीनियर इज ऑलवेज अ लैब इंजीनियर। ये मत एक्सपेक्ट करना कि 6 महीने के बाद जब तुम उनके पास डिग्री लेके जाओगे वो तुम्हें कहेंगे कि चलो बेटा अब लेक्चरर तुम बन गए हो। तो वो तुम्हें जब तक लैब इंजीनियर रख सकते हैं रखेंगे। तो दैट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना, अगर जो बंदा मेरे साथ जिन लोगों ने मिडवे, जिनको जॉब्स मिल गई थी, जो जॉब्स पे चले गए, ऑफ कोर्स जॉब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंसान का एजुकेशन के बाद ये होता है कि यार चलो मुझे जॉब वगैरह मिल जाए, लेकिन जो जॉब पे चले गए थे ना, उनका ये था कि उनकी तकरीबन डिग्रियां ना 3-3.5 साल पे हुई हैं फिर मास्टर्स की। हाँ, ये नेगेटिव पॉइंट भी है इसमें। और इसमें आपका ओपिनियन क्या है अबाउट डूइंग मास्टर्स विद जॉब? मतलब ये आपने थोड़ा सा कमेंट तो कर दिया, इसमें मजीद अगर कुछ ऐड कर। डॉक्टर साहब, इसके अंदर ना इंटरेस्ट है हर बंदे का। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने अपने आप को असेस किया हुआ था कि मैं अगर अपने मास्टर्स के साथ जॉब करूंगा ना, तो मैं अपने मास्टर्स को टाइम पे और उस पूरा नहीं कर पाऊंगा। ऑन द अदर हैंड, मेरे साथ एक रूममेट था, जीकी से थे, एक दो और इंस्टीट्यूट के थे, मतलब आपके एक साथ वाले 2-4 रूममेट वालों को भी आप रूममेट ही काउंट कर जाते हैं। तो तो वो ना, उनमें वो लड़के थे जो इस कैपेबल थे, जिन्होंने जॉब्स भी की हैं, साथ डिग्रियां भी अपनी टाइम पे की हैं। तो ये एक इंडिविजुअल असेसमेंट है। अगर ये बंदा ये समझता है कि मास्टर्स में कर रहा हूं और इसके साथ मैं जॉब भी कर लूंगा और अपना मास्टर्स भी चला लूंगा, तो उसको चलाना चाहिए ऑफ कोर्स। लेकिन अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैं अपने जॉब में इतना ज्यादा चला जाऊंगा कि मेरा मास्टर्स कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाएगा, तो उसकी फिर प्रायोरिटी है कि अगर वो फाइनेंशियली, अगर उसकी उसकी ये फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फिर कौन किस साइड को ज्यादा वेट देना चाह रहा है। तो लेकिन इसमें मैं डॉक्टर साहब आपको ये बताता चलूं कि वो फिर ना बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग होनी शुरू हो जाती हैं चीजें। फिर आप कहीं ना कहीं अपने मास्टर्स के साथ जस्टिस भी नहीं कर सकते। और मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, आप, जो मैं लोगों को कहूंगा ये इस चीज को लाजमी असेस करें, बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि वो बस जबरदस्ती मास्टर्स के साथ लटके हुए होते हैं और एंड में पता लगता है 3-3.5 साल 4 साल निकाल भी लिए, फीसें भी भरी, हम नौकरी नौकरी की वजह से जो है ना हमारा मास्टर्स भी नहीं हुआ, पैसे भी सारे गए। तो इस चीज को असेस हर इंडिविजुअल ने खुद करना है कि वेदर मुझे मास्टर्स करना चाहिए जॉब के साथ। अगर मुझे जॉब मिल गया, वेदर मुझे इस मास्टर्स को कंटिन्यू करना भी चाहिए, नहीं करना। कई लोग अपनी ईगो पे लेके उसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो फिर बड़े स्ट्रगल में चले जाते हैं। तो दैट वाज इट डॉक्टर साहब। ठीक है। और इसमें आपका ओपिनियन कोर्स वर्क के हवाले से, जो कोर्स वर्क बेस्ड मास्टर है और एक मास्टर विद थीसिस है। मैं ना डॉक्टर साहब आपको ये बताता हूँ, इन रियलिटी जब आप ना बेसिक साइंसेस वालों के साथ मिले ना कभी, अभी तो खैर 4 ईयर बैचलर्स के अंदर प्रोग्राम आ गए हैं, तो ये बेसिकली आपकी कहलाती है 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो जब आप कभी जनरल यूनिवर्सिटीज में बेसिक साइंसेस वाले या आर्ट्स वाले स्टूडेंट के मास्टर्स वालों से मिले ना, तो वो ना हमें कहते हैं कि तुम ना एमफिल लो। तो बेसिकली अगर हम अपने पुराने सिस्टम के ऊपर अपने सिस्टम को देखें ना, तो ये बेसिकली एक एमफिल क्वालिफिकेशन है। और पुराने टाइमों में ना, अगर मैं 2008-7 से पहले की बात करूं, उस वक्त ये होता था, खासतौर पे यूटी लाहौर, शायद यूटी टेक्सला में भी ये कल्चर था, कि जिस बंदे से आठ, नॉर्मली लोग पाकिस्तान के अंदर ना 8 कोर्सेज मास्टर्स में पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद आपका 3-3 क्रेडिट आवर के 8 कोर्सेज होते हैं जो 24 क्रेडिट आवर्स के होते हैं। बाकी आपका ना 6 क्रेडिट आवर का थीसिस होता है। तो उसमें सिनेरियो ये होता है कि कई लोग, उस वक्त ये होता था कि जिन लोगों से थीसिस नहीं कंप्लीट होता था ना, यूटी लाहौर वाले क्या काम करते थे, पुराने टाइमों के अंदर वो उसको ना पीजीडी की डिग्री देके फारग कर देते थे। अब ये सिनेरियो हुआ कि एचईसी ने, प्रोबेबली इसके पीछे इनकी कोई लॉबिंग वगैरह होगी कि कुछ ऐसे लोग बैठे जिन्हें फील हुआ कि यार हमसे थीसिस थीसिस हो नहीं रहे, हमें सरकारी लोग हैं, हमने थीसिस करके करना क्या, हमारे तो मास्टर्स का मतलब है तो कि बस जो है ना अपना मास्टर लेके अपना अपने सेक्रेटेरिएट में जमा कराना, वहां से 10-15 नंबर अपने एसीआर में डल जाएं, बस यही। लेकिन मैं, जो उन लोगों ने प्रोफेशनली फ्यूचर में पीएचडीज के तरफ जाना है और अपनी एकेडमिक करियर की तरफ जाना है, मैं उनको रेकमेंड करता हूं वो कभी भी मास्टर्स विद थीसिस ना करें। और ये मास्टर विद थीसिस का कल्चर ये 2012 के बाद से आया है। 2012-15 के बाद से शायद आया है ये।
उससे पहले ऑप्शन इंस्टीट्यूट देते ही नहीं होते थे कि आपने मास्टर विद कोर्स वर्क का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और बेसिकली मैं आपको बताऊं, मास्टर विद कोर्स वर्क को मास्टर कंसिडर किया भी नहीं जाता। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूं। ये ना कहीं ऑफिशियली रिटर्न नहीं है, लेकिन ये एक अनसेड रियलिटी है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स था एमसी में, नस्ट के अंदर। तो मुझे ना वहां से किसी वजह से H12 भेजा गया के दो हमारे वहां पे एसओ नस्ट थे रिसालपुर के अंदर जो बैठते हैं, जो बेसिकली ही इज बेसिकली अ मीडियम फॉर अ कम्युनिकेशन बिटवीन द कॉलेज एंड H12 मेन कैंपस। तो उन्होंने मुझे भेजा कि एज असिस्टेंट डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर के जाओ, ये बंदे कुछ हैं, इनके हमने इंटरव्यूज लेने हैं, और ये सीवीज हैं, ये नए हमने लोग हायर करने हैं, तो ना ये एचआर वालों से जाके ना ये फाइल्स वगैरह वहां सबमिट करके आओ। तो मैं गाड़ी पे वहां गया। तो वहां जब मैं एचआर के पास बैठा हुआ ना, तो उनके मैं क्लर्क्स के पास बैठा हुआ था, तो उनके पास ना तीन तीन चार स्टूडेंट, मतलब जंग से लड़के आए, लैब इंजीनियर्स थे वो। उन्होंने इंग्लैंड से, आपको पता है इंग्लैंड के अंदर एक मास्टर्स प्रोग्राम भी कराया जाता है जो मेरे ख्याल साल का या 1.5 साल का, जो प्योरली कोर्स वर्क बेस्ड है। वो अपना कोई केस वहां पे फाइट कर रहे थे कि हम लोग लेक्चर, आप हमारा तो मास्टर्स है, आप हमें लेक्चर प्रमोट क्यों नहीं कर रहे। तो वहां पर उस क्लर्क ने और वो जो एचआर के रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हुए थे, उन्होंने उन्हें कहा कि भाईजान, हम लोग मास्टर सिर्फ उसको समझते हैं जो थीसिस के साथ करके आता है। तुम लोग ये जो कोर्स वर्क वाले हो, 1 से 1 साल वाले मास्टर्स हो, हम इसको मास्टर रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। और इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि जब आपने कल को पीएचडी के लिए जाना होता है, तो मेरे एक दो दोस्त थे जिन जो जब अप्लाई करते थे तो उनको आगे से रिस्पॉन्स आता था कि बिकॉज आपने मास्टर्स में थीसिस नहीं किया, वी आर नॉट एबल टू सी कि आपकी आपकी एकेडमिक प्रोफाइल तो बहुत अच्छी है, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, वी कैन सी, बट आपने मास्टर्स थीसिस के साथ नहीं किया, आपकी कोई पब्लिकेशन नहीं है, एंड वी आर नॉट एबल टू सी कि वेदर आप एक रिसर्चर भी हैं या नहीं है। तो मास्टर्स, जब आप इंजीनियरिंग के मास्टर्स की बात करें, विच इज इक्वलेंट टू 18 ईयर ऑफ योर एजुकेशन, तो अगर आपने थीसिस नहीं किया, आपने अपने साथ बड़ी ज्यादती की है। दैट्स नाइस, दैट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर। और इसमें लेक्चरर आप रहे नस्ट में, इस वाले से भी हम इसको ब्रीफली कोशिश करते हैं इसको कवर करने की। तो इसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस था, जॉब हंट आफ्टर मास्टर? और मेरे ख्याल में ये सेशन हम सेपरेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। श्योर तो वी श्योर। विल हैव अ सेपरेट सेशन एंड द ऑडियंस। ये मास्टर का हमारा जर्नी था, एसन का मास्टर का पूरा जर्नी हमने कवर किया, और इससे पिछले सेशन में हमने बैचलर का किया था, वो भी देखिएगा। अगले सेशन में हम लेक्चर का करेंगे, और उसके बाद फिर इनका पीएचडी का और आगे जर्नी करेंगे। अप टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू। जी हेलो एवरीवन, आज हम तीसरे सेशन में एसन के साथ हैं। डॉक्टर एसन के साथ हमारा ये पिछला 2 सेशन बैचलर का पूरा जर्नी, उसकी गाइडलाइन आपने लेनी है तो पिछले सेशन में देखिएगा। उससे पहले हम उसके बाद मास्टर्स का जो आपका पूरा गाइडलाइन है वो भी हम दे चुके हैं दूसरे सेशन में। अब तीसरा सेशन इनका टीचिंग का जर्नी है पाकिस्तान में। तो एहसन साहब, थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस। और उसमें आप बताइएगा अपना लेक्चर के हवाले से, जो अपना नस्ट के अंदर आपने कुछ सर्व किया, जिसमें हाउ वाज योर जॉब हंट आफ्टर मास्टर्स, पहले तो उसके हवाले से बताइएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर इनवाइटिंग मी। सो लेट्स बिगिन। हबीब भाई, जब मेरा मास्टर्स एंड हो गया ना, तो मुझे एक साथ ना 3 जॉब लेटर्स रिसीव हुए। एक कॉमसेट का, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का, नस्ट का। नस्ट में ईएमई कॉलेज ने भी मुझे दिया, और एमसी ने भी। तो मैं आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने रिसालपुर को ज्वाइन किया। अगर कोई देखना चाहे ये वीडियो, तो मैंने हम लोगों ने पिछली एक वीडियो में डिस्कस किया है कि हाउ वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द जॉब्स एंड व्हाट वाज द डिफरेंस इफ यू वांटेड टू डू द जॉब इन द बिग सिटीज, एंड लाइक एक कंपैरिजन भी मौजूद है। तो मैंने अपनी डॉक्टर साहब रिसालपुर के अंदर जब जॉब स्टार्ट की, आई वाज अपॉइंटेड एज ए लेक्चरर देयर। तो शुरू के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि मेरा थोड़ा सा पहले ईएमई के अंदर एज ए टीचिंग असिस्टेंट मैंने काम किया था, जिसमें मैंने लैब्स वगैरह कराई थी। बट जब लेक्चरर आप बनते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है
कि आप आए हैं और आपसे जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो ये समझते हैं कि आप अभी फ्रेश मास्टर्स करके आए हैं और कोई ट्रेनिंग स्ट्रक्चर नहीं था। और जैसे ही आप आए हैं तो लोग आपको थोड़ा सा ना एक मास्टर्स के बाद देखना शुरू हो जाते हैं कि यू हैव ए एबिलिटी टू टू कंप्लीटली लीड द प्रोजेक्ट, टू कंप्लीटली लीड द पाथ और प्रोजेक्ट और एवरीथिंग। तो वो एक्सपेक्ट ये करते थे कि मैं एंड टू एंड अपने कोर्सेज को कैरी करूं। तो ये आप जब आप लेक्चरर बनते हैं ना, तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन होती है, आपको एक कोर्स असाइन किया जाता है, एक से दो कोर्सेज आपको असाइन किए जाते हैं, आपको क्लास और बैच बता दिया जाता है कि किसको आप पढ़ाएंगे, और फिर हर चीज आपके ऊपर होती है। मींस आप उनको शुरू से लेके एंड तक एग्जाम, मतलब आप बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। आप उससे अगर लर्न करना चाहें बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। और साथ ही ये लेक्चरशिप बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप चीजों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें। जब मैं स्टूडेंट था, मैंने वही कोर्स स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट लाइफ में जब पढ़े थे, तो मैं इतना ज्यादा अटेंशन के साथ उनको नहीं पढ़ा था। जब मैं लेक्चरर बन गया था तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि नाउ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ 50-60 स्टूडेंट्स, और वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, और आपने अगर उनको क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो एक दो लेक्चर के बाद ना वो आपको फिर ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये जो भी नए यंग लेक्चर्स आ रहे हैं, आपने अपना जो स्टूडेंट्स पे सबसे पहला इंप्रेशन है ना, वो आपने अगर छोड़ना है तो वो इंप्रेशन आप उसी सूरत छोड़ सकते हैं कि इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर लेक्चर्स, आपके डिलीवरेबल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। सेकेंडली, आपकी जो वे ऑफ मार्किंग है वो बहुत ज्यादा जस्टिफाइड होना चाहिए। बिकॉज एज ए यंग लेक्चरर जब मैं आया, तो आपके सामने जब पेपर आते हैं, अब आपने अपने माइंड में सोचा होता है कि हाँ यार, मैंने ना इतने इतना परफॉर्म करने वाले को इतने नंबर देने, इतने वाले को इतने नंबर देने। और उसमें ये होता है कि आप जब वो चेक कर रहे होते हैं पेपर्स को, एग्जाम्स को, क्विजेस को, तो कहीं ना आपने वो जो अपने माइंड के अंदर बेंचमार्क बनाया हुआ है ना, आपने उसको हिलने नहीं देना। अगर वो हिल गया तो आप किसी स्टूडेंट्स के साथ अनजस्टिस आप कर जाएंगे। तो यस डॉक्टर साहब। जी जी। और इसमें जॉब आपने फाइंड मतलब किस वाले से की, इसको किस तरह फाइंड किया था आपने? डॉक्टर साहब, मैं ना जब अपने मास्टर्स, मेरा थीसिस खत्म हो गया था उस वक्त, मैंने ये आइडेंटिफाई किया, कुछ इंडस्ट्रियल जॉब्स के लिए अप्लाई किया। जब मैंने इंडस्ट्रियल जॉब्स के लिए अप्लाई किया, दे सेड दैट कि यू आर ओवर क्वालिफाइड। फिर मुझे एक टाइम के बाद ना, मुझे इस चीज की रियलाइजेशन हुई कि यार मेरा थोड़ा सा टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मुझे थोड़ा सा यूनिवर्सिटी, दे आर लुकिंग एट मी अ लिटिल बिट मोर सीरियसली एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री। तो मैंने फिर जो है कॉमसेट, कॉमसेट्स के अंदर अप्लाई किया, यूएल के अंदर अप्लाई किया, ईएमई और एमसीई के अंदर अप्लाई किया। तो जब मैंने वहां अप्लाई किया तो मुझे थोड़े थोड़े टाइम के बाद इन सब ने अपॉर्चुनिटीज दी। शुरू वाली अपॉर्चुनिटीज में इंटरव्यूज जब बंदे देते हैं तो यूजुअली ये होता है कि आपको जब इस तरह के इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, तो वो आपको कोई टॉपिक असाइन करते हैं या आपको कहते हैं कि आप एक टॉपिक वेल प्रिपेयर करके आए। तो मैं हर बंदे को ये कहूंगा कि जो कोई भी अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो वो एक टॉपिक जो है, एक टॉपिक विद सम एग्जांपल्स उसको प्रिपेयर करके जाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेसिकली, जब आप वहां इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, तो वो उनका पर्पस ये होता है कि वहां पर जो लोग आपको इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू करने बैठे हुए होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि यार इस बंदे की एबिलिटी क्या है टीचिंग। मतलब कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कि बहुत जीनियस होते हैं, बट उनका प्रॉब्लम ये होता है कि अगर उनको पढ़ाना पड़ जाए तो उनकी थोड़ी ना पढ़ाने की, टीचिंग की एबिलिटी थोड़ी उस तरह से नहीं होती, उनकी डिलीवरी उस तरह की नहीं होती। तो मैं मुझे इनकी जब जॉब ऑफर आई तो कॉन्सेप्ट्स वाला बहुत ज्यादा कयूल सा था। यूएल वाला थोड़ा सा था कि उन्होंने मुझे फॉर्मली प्रोसेस किया, और मेरा 101 वहाँ के डायरेक्टर ने इंटरव्यू किया, एचओडी ने इंटरव्यू किया। इट वाज अ 101। बट अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स की बात करें, लाइक गुलाम इसा खान, नस्ट, फास्ट, तो यहाँ पर ये लोग ना नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं आप आए और आप एक टॉपिक प्रेजेंट करेंगे। और जब आप टॉपिक प्रेजेंट करेंगे तो वहां पर बड़ी सीनियर फैकल्टी बैठी होती है, एंड देन दे विल चैलेंज यू बाय आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन एंड यू हैव टू जस्टिफाई। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि
एमसी की फैकल्टी के साथ जो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था, इट वाज सो नाइस। वो मोस्ट ऑफ देयर स्टाफ वाज एट दैट टाइम वाज अ यूएस क्वालिफाइड। उनकी सबकी मेजॉरिटी ऑफ वहां पे जो फैकल्टी थी वो यूएस पीएचडी थी। अ, तो वो उनका प्रॉब्लम, उन 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 लोगों ने जब मेरा इंटरव्यू किया, और मैंने उनको एक डीजल इंजन और मोटर का कॉन्सेप्ट समझाया था, वो टॉपिक था। तो उन्होंने फिर जब मेरे से क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू किए, तो उन्होंने जो क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू किया वो मेरी उन्हीं स्लाइड्स में से थे, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऑन द अदर हैंड, मैं आपको बताता चलूं, मेरा एक रूममेट होता था, साद फारूक। उसने जाके एक जीआईके के अंदर इंटरव्यू दिया। ये इस तरह के भी इंटरव्यू हो जाते हैं कि वो आपको, आपका टॉपिक आपको एक दिया हुआ है, जीआईके वाले नॉर्मली वो टॉपिक खुद बताते हैं कि आपने इन टॉपिक्स में से कुछ प्रिपेयर करके आना है। तो अब प्रॉब्लम ये था कि आप जब वहां जाते हैं, अब वो वहां पर आपकी प्रेजेंटेशन और अपने प्रोजेक्ट से हट के ना, वो आपको बहुत बेसिक्स डिस्कस करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की ना स्कीम्स होती हैं। कुछ लोग आपकी एबिलिटी जज करते हैं, कुछ लोग आपका नॉलेज टेस्ट करना शुरू हो जाते हैं, जिनको अर्ली पता लग जाता है कि हाँ भाई इसका। तो ये बेसिकली मैं ये रेकमेंड करूंगा कि जो लोग इस जॉब हंट के लिए स्पेशली यूनिवर्सिटीज में नस्ट या जीआईके में जा रहे हैं, तो फर्स्ट इंटरव्यू के लिए आप एक अच्छा सा टॉपिक प्रिपेयर हो करके जाएं, जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करे कि यू यू हैव एबिलिटी टू डिलीवर अ लेक्चर। फिर मेरा सेकंड इंटरव्यू जो था वो प्रोरेक्टर के साथ हुआ था, एंड आफ्टर दैट आई वाज हायर्ड फॉर इन एमसीई। और मैंने एमसीई 2015 अगस्त में ज्वाइन किया था उसको। एंड देन आई सर्व्ड एमसीई फॉर 2.5 ईयर अप्रोक्सीमेटली। नाइस, दैट्स नाइस। और उसमें इसमें एक्सपीरियंस का हवाले से, वैसे आपने जो सर्व किया उस दौरान एज अ लेक्चरर नस्ट में, कैसा एक्सपीरियंस रहा उस हवाले से आप थोड़ी सी गुरु। डॉक्टर साहब, इसके अंदर मैंने जब नस्ट में आया तो वही जो चैलेंजेस थे वो ये थे कि कोर्सेज जो मिले वो अच्छा, जो भी आप जब यंग लेक्चरर किसी इंस्टीट्यूट में आते हैं ना, मैं आपको एक बताता चलूं, जब मुझे ईएमई के अंदर ऑफर किया जा रहा था, तो वहां पर ना मुझे कहा गया कि ना तुम प्रपोज करो कि कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाओगे, हमारा करिकुलम देख के आओ। तो मैंने ना उनको रोबोटिक्स और एडवांस, बड़े एडवांस कोर्सेज पढ़ाए, रेकमेंड किए कि मैं ये कोर्सेज पढ़ाऊंगा। तो मुझे वहां पे फैकल्टी ने ना बिठा के समझाया, कहते देखो बेटा, तुम ना यंग लेक्चरर हो, तो वी वुड एक्सपेक्ट कि तुम कुछ बेसिक कोर्सेज पढ़ाओ। ये जो एडवांस कोर्सेज है ना, इसके अंदर हमें हमारे पास पढ़ाने के लिए बहुत क्वालिफाइड फैकल्टी अवेलेबल जो कि पीएचडी है, और ये कोर्सेज हम नॉर्मली पीएचडीज को देते हैं। तो जब मैं वहां पहुंचा एमसी के अंदर, तो सेम वहां पर जो एडवांस कोर्सेज थे, इवन दो ये एक सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज था, बट जहां सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल के और मैकेनिक्स के कोर्सेज, स्पेशली लाइक थर्मोडायनेमिक्स के कोर्सेज वगैरह पढ़ाए जाते हैं। तो मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग भी मैंने वहां पढ़ाई है। मेरे जो मेन सब्जेक्ट्स थे यहाँ पे, वो मैंने एक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कि बेसिकली अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स थी, वो पढ़ाई है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई है। ये तीन सब्जेक्ट्स थे जो मैं पढ़ाता था। तो यहाँ पर जो सबसे पहला एक्सपीरियंस था वो ये था कि जब भी एक नया लेक्चरर आता है, मेरे जहन में ये था कि हम एडवांस कोर्सेज पढ़ाएंगे। जारी बात है, एक बड़ा एडवांस किस्म का थीसिस करके आए हैं, तो उसी लेवल के कोर्सेज मिलेंगे, वहां से अपने आप को पॉलिश करते 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 ऊपर निकलेंगे। लेकिन स्टोरी कुछ और थी। स्टोरी ये थी कि आप मास्टर्स में जितना मर्जी एडवांस कोर्स पढ़ के आए, आप एआई करके आए, आप जहाज बना के आ जाएं, आपने यहाँ के पढ़ाने बेसिक कोर्सेज हैं। तो बेसिक कोर्सेज किस तरह के हैं? फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रिकल का होगा तो वो शुरू में उसको डीएलडी 1 सर्किट सर्किट 1 पढ़ाने को दे देंगे, डीएलडी 1 पढ़ाने को दे देंगे। मैकेनिकल का होगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़वाएंगे, उससे मैकेनिक्स पढ़वा देंगे या अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़वा देंगे। तो जो एडवांस कोर्सेज है ना, वो एक लेक्चर, तो मेरा थोड़ा सा यहाँ पे ना दिल भी टूटा कि यार, जब एडवांस कोर्सेज ही पढ़ाने हैं तो फिर ईएमईओ, कॉमसेटो, एमसीओ सब एक ही बराबर है, तो फिर लेट्स गो टू द एमसी। एंड देन एमसी हैव प्रोवाइडेड मी एन अपॉर्चुनिटी के वहां पर जो मेरी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग थी वो वेल मैनेज थी, क्योंकि उन्होंने अंदर अकोमोडेशन दी हुई थी, मेस अंदर था, और काफी फैसिलिटेटेड एरिया एनवायरनमेंट था वहां पर। और तो उन्होंने मुझे ऑफर, सबसे पहले मतलब कॉमसेट के बाद उन्होंने मुझे ऑफर की,
तो आई सिलेक्टेड गो फॉर एमसीई। और मेरा वहाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बिकॉज वहाँ पर 4 डिपार्टमेंट्स थे। फैकल्टी जो यंग, काफी सीनियर फैकल्टी थी, यूजुअली जो यंग फैकल्टी थी वो वहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं थी। इंजीनियरिंग का मैं अकेला था, मेरे बाद और भी फिर बाकी लोग आ गए थे, लेकिन शुरू में मैं अकेला था। तो जब मैं अकेला था इंजीनियरिंग का लेक्चर, तो मेरे मुझे सारे एचओडीज काफी हैविली इंगेज करते थे अपने टास्क के अंदर, मतलब अपने टास्क से मुराद डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इस डिपार्टमेंट में मैंने आफ्टर 6 मंथ्स, मुझे हमारे डीन थे वहां पर डॉक्टर शाहिद, उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर टू स्टूडेंट अफेयर्स अपॉइंट कर दिया। उसके बाद इन्होंने मेरे एक और एचओडी थे जो अभी सिटिंग प्रिंसिपल हैं या डीन है, सिविल इंजीनियरिंग स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नस्ट के डॉक्टर डॉक्टर इरफान। उन्होंने वो लोकल क्वालिटी एनहांसमेंट सेल में उन्होंने मुझे अपने साथ अटैच किया। लोकल क्वालिटी एनहांसमेंट सेल के अंदर मुझे वो सारे डॉक्यूमेंटेशन पैकेज को देखने का और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ, जो कि नेसेसरी है किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम को इंजीनियरिंग काउंसिल से एक्रीडेशन लेने के लिए। और उस वक्त आई थिंक कि मैं बहुत लकी हूं कि मैंने एज ए पार्ट ऑफ एलक्यूसी, और जब मैंने डॉक्टर इरफान के साथ काम किया, तो मैंने उस प्रोसेस को देखा कि जो एक्रीडेशन हमने ना सिर्फ उनके साथ रहते हुए एक्रीडेशन, पीसी की एक्रीडेशन सिक्योर की, बल्कि हमने वॉशिंगटन अकॉर्ड की भी एक्रीडेशन ली। जो लोग इस चीज से अवेयर नहीं है, मैं उनको बताता चलूं कि वॉशिंगटन अकॉर्ड की एक्रीडेशन अगर किसी प्रोग्राम के पास है पाकिस्तान में, उन प्रोग्राम्स के सारे स्टूडेंट्स को 18 मंथ्स का इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के अंदर जॉब सर्च वीजा मिलता है। तो जिस बैच की फिर हम लोगों ने ये एक्रीडेशन करवाई थी, वो तकरीबन आधा आधे से ज्यादा जो बैच है वो जो है ऑस्ट्रेलिया और यूके के अंदर, वो वहां उनकी मार्केट को उन्होंने एक्सप्लोर किया। तो जब ये मेरा लोकल क्वालिटी एनहांसमेंट सेल का पार्ट था, ऑन द अदर हैंड मैंने एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर टू स्टूडेंट अफेयर मैंने एक्सपीरियंस किया कि आपने अगर इंस्टीट्यूट की तरफ से प्लेसमेंट्स करवानी हो तो वो कैसे करवाते हैं, आपने अपने मैगजीन्स पब्लिश करने हो इंस्टीट्यूट ने, वो कैसे करते हैं। मेरा कुछ कोऑर्डिनेशन डेवलप हुआ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सिलसिले में मैच 12 के साथ, बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ बड़े अच्छे कनेक्शंस और लिंक बने। ऑन द अदर हैंड मेरी उस असिस्टेंट डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी कि जो सीपीडी सेमिनार्स हैं उनको मैं ऑर्गेनाइज करवाता था, जो भी रिस्पेक्टिव एचओडी होते थे उनके साथ मिलके। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी हुआ, और एकेडमिक एक्सपीरियंस भी हुआ, और एक्रीडेशन से रिलेटेड भी एक्सपीरियंस हुआ। ऑन द अदर हैंड मैं यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी लेक्चरर था और इलेक्ट्रिकल का भी कोर्स पढ़ाता था। तो यहाँ पर 2 लैब्स थी, एक मैकेनिकल की और एक इलेक्ट्रिकल की। तो उनका इंचार्ज भी मैं था, मतलब मैं अपने लैब लैब अटेंडेंट्स के बाद, लैब ऑपरेटर्स के बाद मैं इंचार्ज था, और मेरे बाद ऑफ कोर्स मेरे जो एचओडी हैं वो थे। तो वहां पर मुझे लैब इक्विपमेंट को यूज करने का, इंडिपेंडेंटली यूज करने का मौका मिला। यहां पर मैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताना चाहूंगा कि जब भी आप लैब्स के अंदर काम कर रहे हैं, ये थोड़ा इंस्टीट्यूशंस के लिए है। आप स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं, आपने अपना इक्विपमेंट को सिक्योर करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स समटाइम्स शरारत करते हैं, कोशिश करते हैं इक्विपमेंट डैमेज करने की, या वो कोशिश नहीं करते लेकिन वो अनइंटेंशनली समटाइम इक्विपमेंट डैमेज करने की तरफ जा रहे होते हैं। तो एक दो इस तरह के इंसिडेंट हुए मेरे से, ईएमई के अंदर भी हुआ, यूईटी के अंदर मैं एज ए स्टूडेंट था वहां पर हुआ, और जब मैं खुद लेक्चर था यहाँ पे हुआ। तो मैं ना यहाँ पर एक छोटी सी चीज कहता जाऊं, मैं जितना भी थैंकफुल हूं एमसी के लिए वो कम है, बट मेरे ये वर्ड्स बहुत जरूरी हैं कि अगर खुदा ना खास्ता आपके स्टूडेंट के इस्तेमाल से हर हर वक्त स्टूडेंट शैतानी के मूड में नहीं होते, वो लर्निंग मोड में भी होते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट से इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है और वो इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि मैंने इस इंस्टीट्यूशन से, मैंने इस स्टूडेंट से पैसे भरवाने इक्विपमेंट के, डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं इससे ज्यादा घटिया और कमियों वाली हरकत नहीं हो सकती। अगर कोई उस्ताद स्टूडेंट के सामने कहे कि जो है ना इक्विपमेंट डैमेज हो गया, मैंने तुमसे पैसे भरवाने, मैं उन लोगों को और उस इंस्टीट्यूट को कहूंगा कि जिस तरह मस्जिदों के बाहर गला बांधा हुआ होता है ना, तुम भी अपने डिपार्टमेंटों के बाहर गला बांध लो ताकि तुम्हें लोग चंदा दें।
यहाँ एक तो थॉट प्रोवोकिंग है कि इस पे नजरसानी की जाए कि तो स्टूडेंट उस के साथ। उसके अब उसका नुकसान ये होता है कि फ्यूचर के अंदर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके इक्विपमेंट, मेरे एक स्टूडेंट से डैमेज हुआ था इक्विपमेंट, वो इंस्टीट्यूट ने कहा कि इससे हमने पैसे लेने, मैं साइड पे हट गया, मैंने कहा आप लोगों ने लेने ले लें। तो वो जो है उसमें ये हुआ कि उसके बाद पूरी क्लास को इक्विपमेंट को हाथ में, वो मुझे कहते थे सर आप परफॉर्म कर दें, हम मेजरमेंट्स यहाँ से दिख लेंगे। तो वो इतना शदीद इम्पैक्ट होता है। और ये और समटाइम सर वो इक्विपमेंट इतना एक्सपेंसिव होता है कि उसकी आप कॉस्ट स्टूडेंट पे डालेंगे, इट डजेंट मेक सेंस। इक्विपमेंट्स डैमेज होते हैं, इंस्टीट्यूट्स को यह सोचना चाहिए कि जब आप इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं तो आपने उसके रिस्क एनालिसिस और रिस्क मिटिगेशन क्यों नहीं किया। अगर एक चीज डैमेज होती है तो आपने उसके बैकएंड पे किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट रखे हुए हैं कि जिन्होंने आपको प्रोवाइड किया वो प्रोवाइड करके भाग गए हैं, और आपके पास कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं है कि उसको फिक्स कर सके या उसकी रिप्लेसमेंट ला सके। इक्विपमेंट्स सबसे, अगेन डॉक्टर साहब मैं बताऊं, ये इंस्टीट्यूट्स का प्राइमरी पर्पस स्टूडेंट्स को सिखाना है। अगर आपका इक्विपमेंट स्टूडेंट को सिखाने के काम नहीं आएगा तो इसका यहां रहने का कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, और ये आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट किया। फिर से स्टूडेंट फिर यही कहेंगे कि सर आप कर दें, हम दूर से देख लेते हैं। तो अब आप व्हाट वाज योर की लर्निंग्स व्हाइल वर्किंग एट नेस्ट? डेफिनेटली ये आपने बता दिया, कुछ और है तो ऐड करना चाहें तो। सर बहुत सारी लर्निंग्स थी इसमें, डिफरेंट के आपके डिफरेंट टाइप्स के, सबसे पहली लर्निंग होती है डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हैं, आपने उनको समझना है, हर तरह के स्टूडेंट से डिफरेंटली आपने डील करना है। आपके एचओडीज, इंसान के जिस तरह बिहेवियर्स डिफरेंट होते हैं उस तरह स्टूडेंट्स के और आपके बॉसेस के बिहेवियर भी डिफरेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मेरी ये थी कि जब मैं अपनी पीएचडी वगैरह ढूंढ रहा था तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये जॉब करने का ना बहुत बहुत ज्यादा एडवांटेज हुआ है। वो चीजें जो कि एक यंग असिस्टेंट प्रोफेसर, जिन लोगों का एक्सपीरियंस एज ए टीचर नहीं है, पहले उन्होंने बैचलर्स किया, मास्टर किया, सीधा पीएचडी कर ली, तो उन लोगों ने जब वो पाकिस्तान आके सर्व करते हैं तो उन्होंने जिस फेज से गुजरना है ना, वो मैं अपना लेक्चरशिप में काट चुका हूँ। तो मैं उन लोगों के लिए सिर्फ ये कहूंगा कि मतलब लेक्चरशिप के अंदर मैं काफी, मतलब वो एक यंग फेज होता है, उसमें बंदा बहुत सारे ब्लंडर भी करता है, मिस्टेक्स भी होती हैं। और जब आप लैब इंजीनियर और लेक्चरर हो ना तो आपको थोड़ा बहुत कुशन भी दे देता है इंस्टीट्यूट। लेकिन अगर ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर ये वाली मिस्टेक आप पीएचडी के बाद आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर करेंगे ना, तो इंस्टीट्यूट आपको कोई गुंजाइश नहीं देता, वो आपको अकाउंटेबल करते हैं। हम्म। हाँ ये बात है। और इसमें हाउ लॉन्ग डिड इट टुक फॉर यू टू गेट द पीएचडी? पीएचडी कितना टाइम? अ, हबीब, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मैंने जब जॉब स्टार्ट की ना, मुझे सबसे पहली जो मुझे पहले ना दूसरे तीसरे महीने के अंदर ही ना पीएचडी की एक ऑफर आई थी बुसान नेशनल यूनिवर्सिटी से। और वो ऑफर मुझे की थी एयर यूनिवर्सिटी में है डॉक्टर नोमान नसीर। ही वॉज सो काइंड। और अभी भी उनका सबसे बेस्ट रिसर्च ग्रुप है जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस के अंदर, प्रोस्थेसिस के अंदर काम कर रहे हैं। कोई बंदा अगर मुझसे ये पूछे कि अगर हम लोगों ने मेरे वाले डोमेन के अंदर या बीसीआई के अंदर या सिग्नल्स के अंदर या इस डोमेन में काम करना है, तो ये रिसर्च ग्रुप है जो कि बहुत अच्छा और बहुत अच्छी आउटपुट दे रहा है। और इनकी इन इनसे कई इनसे एक दो लड़कों ने पीएचडियां भी की हैं जो मेरे सीनियर्स थे। तो सबसे पहले इन्होंने ऑफर दी, तो मेरे पास उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी थी कि अभी अभी कमाना शुरू हुए थे। तो उन्होंने ना थोड़ा सा आके ना मुझे बताना शुरू किया कि ना यार देखो साउथ कोरिया का ना थोड़ा एनवायरनमेंट ये है। तो डॉक्टर साहब आप शायद साउथ कोरिया से है ना, तो जैसे उन्होंने वो बताया ना मुझे, वो जो खाका कशी उन्होंने की, तो मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा यार अभी अभी मास्टर्स किया है, अभी थोड़ा ना नौकरी में आया, थोड़ा सुकून मिला है, ये अभी फिर प्रोफेसर के हत्थे दोबारा चढ़ जाए। तो मैंने कहा यार, मैंने ना डॉक्टर साहब को कहा, मैंने कहा सर मैं ना, वो अभी नए नए आए थे, मैंने कहा सर मैं ना सोच के बताऊंगा, आई थिंक मुझे थोड़ा सा ना अभी टाइम लेना चाहिए, मैं अभी बहुत अभी अभी मैंने मास्टर से फ्री हूँ। आप मेरा थोड़ा माइंड थोड़ा, मतलब मैं थोड़ा अपने आप को रिकवर करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं इससे पहले सिर्फ और सिर्फ घर से पैसे लेके खर्च रहा था। तो अभी मैंने खुद कमाना शुरू किया, मैं थोड़ा सा अपना कैपिटल वगैरह अरेंज कर लूँ। तो खैर वो मैंने, इन अदर वर्ड्स मैंने उसको डिनाई कर दिया। तो स्कॉलर स्टाइपेंड अच्छा था, 1100-1200 का स्टाइपेंड था। तो लेकिन ये था कि वो जो उन्होंने खाका कशी की ना, वो उसने मुझे फिर जो है ना बैकफुट पे आने पे मजबूर किया।
और उस वक्त तक मैं ये सोचता था हबीब के मैं अपने आप को, मैं ना इंडस्ट्री में चला जाऊंगा, मैं बस ये थोड़ा सा टाइम एंड अपना वक्त काट रहा हूँ यहाँ पे, अच्छी सैलरी मिल रही है। तो मैं वहां पर वापस आके जॉब शॉप स्टार्ट की, तो जॉब अपना नस्ट के अंदर जॉब करता रहा। मुझे ना तकरीबन साल के बाद ना इस चीज की शिद्दत से रियलाइजेशन होनी शुरू होगी कि यार दिस इज द मैक्सिमम व्हाट आई कैन हैव। तो अगर मैंने अपने आप को क्योंकि मीन वाइल मैं इंडस्ट्री में अप्लाई करता था, इंडस्ट्री मुझे रिस्पॉन्स नहीं देती थी। और डॉक्टर साहब इंडस्ट्री में आप एमएस करके जाए, बैचलर करके जाए, वो आपको एक ही तरह ट्रीट करते हैं। वो आपको वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से एक बैचलर को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी एक ना एज ए लेक्चरर एक बड़ी हैंडसम सैलरी थी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप जो है ना 70-75 हजार कमा रहे हैं तो आपको कोई कहे कि यार दोबारा 15-20 पे जाए, वो काफी डिफिकल्ट होता। तो मीन वाइल मैंने एकेडमिया के अंदर ये देखा कि आप जब एज ए लेक्चरर काम कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास ना हफ्ते के अंदर ना 9 आवर से ज्यादा यानी लेक्चर देने का लोड नहीं होता। यानी आप एक सब्जेक्ट 3 सेशंस को पढ़ा लेंगे, यानी 3 क्रेडिट आवर, यानी आप 9 क्रेडिट आवर से ज्यादा आप उठा ही नहीं सकते। इससे ज्यादा अगर आपको देगा तो कोई आपको जो है ना मतलब फिर कोई सपोर्ट देगा साथ। फॉर एग्जाम्पल कोई लैब इंजीनियर आपके साथ अटैच कर देगा। अब हमारे पास जो है ना लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से ज्यादा रिसालपुर के अंदर यूनिक चीज होता था लैब इंजीनियर। हर कोई इस चक्कर में होता था कि हमें एक आधा लैब इंजीनियर मिल जाएगा। तो मेरे से बड़े वहां पर प्रोफेसर्स बैठे हुए थे, उनको बड़ी मुश्किल से मिलता था, तो मुझे किसने देना था। तो खैर मैंने वहां पर सर अपना ये एजुकेशन वगैरह, मुझे इस चीज की रियलाइजेशन हुई कि यार अब एकेडमिया ही है। और ये ना सर आपको बड़ा ना सोच के अपने आप को ना रैशनल वे में अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है कि नाउ दिस इज माय ट्रैक। तो जब मुझे इस चीज की रियलाइजेशन हुई और बड़ा सोचो विचार किया, और मैं अपने साथ बड़ा स्ट्रगल करता रहा, इट टेक्स मी ऑलमोस्ट 1-1.5 ईयर टू अंडरस्टैंड कि मैं अब एकेडमिया में आ चुका हूं और अब पाकिस्तान के अंदर में इधर इससे ज्यादा कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं है। सो अब नाउ आई शुड फाइंड आउट सम अपॉर्चुनिटीज दैट हेल्प्स मी टू ग्रो विद इन दिस एरिया। तो मैंने फिर क्या काम किया कि मैंने फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हबीब ये है कि कई लोग ना उनका बैकग्राउंड कुछ और होता है, पीएचडी कहीं और चलने करने चले जाते हैं। ये कभी भी ना इस तरह का अगर आपको ऑप्शन मिले भी तो ना जाएं, आप बड़े डिफिकल्ट हो फंस जाएंगे अनलेस कि आपकी कोई ना कोई कैपेबिलिटीज इस तरह की हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया, अब वो अप्लाई करने में आप समझ नहीं आती थी कहाँ से अप्लाई करें। तो मैंने पहले 6 महीने अप्लाई किया और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मतलब आंखें बंद करके जिधर पता लगता था इधर उधर देखा, गूगल पे सर्च किया, अप्लाई करना शुरू कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मुझे। फिर सेकेंडली जो सिनेरियो है ना उसमें फिर ये हुआ कि मुझे अ, जब रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर एक टाइम आता है बंदा ना थोड़ा डाउन हो जाता है, बंदा कहता है यार अभी पीएचडी में कोई लेगा नहीं, अभी चुप करके चलते रहो। तो उसके बाद ना 6 महीने के बाद मुझे इस चीज की रियलाइजेशन हुई। मैंने कई लोगों के साथ अपनी काउंसलिंग भी करता था, मेरे वो जो है ईएमई कॉलेज वाले सीनियर थे, उनके पास में आता जाता रहता था, काफी गाइड मुझे करते थे। तो मुझे ना इस चीज की रियलाइजेशन हुई कि यार मुझे ना अपनी इंटरनेशनल विजिबिलिटी बढ़ानी है। अब जब ये बात करते हैं ना इंटरनेशनल विजिबिलिटी प्रोफेसर्स के सामने आपने बढ़ानी है, तो ये बात तो हबीब भाई आज आप एडवर्टाइजमेंट डालें ना, तो मेरी तरह के कई बंदे आके आपको कहेंगे कि भाईजान मैं तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, मेरे से ज्यादा तो इस पे कोई काम ही नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम ये है एकेडमिया के अंदर प्रोफेसर आप जब पीएचडी के लिए जाते हैं, पीएचडी के लिए आपने इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट से ज्यादा प्रोफेसर को आपने देखना होता है। कई लोग ना ये कहते हैं कि यार हम फला इंस्टीट्यूट में चले गए। ये चीज बताता चलूं कि पीएचडी के अंदर इंस्टीट्यूट मैटर नहीं कर रहे होते, आपका टॉपिक और आपका सुपरवाइजर मैटर करता है। आप जिस मर्जी इंस्टीट्यूट से पढ़ लें, आप अनलेस अनलेस के आप वो जो है ना यूएस की जो टॉप आईवी लीग्स हैं उनसे नहीं पढ़े हुए, तो वो एक और चीज है, क्योंकि वो वहां पर फिर जब वो आपको लेके आएंगे वो फिर टॉपिक भी वैसा ही देंगे और रगड़ा भी वैसे ही चढ़ाएंगे। तो उसमें सिनेरियो ये थी कि मैंने रैंडमली, मुझे ना मेरे सीनियर्स ने कहा कि यार तुम्हें ना कुछ रिसर्च करनी चाहिए, और तुम जो अपने फ्री टाइम के अंदर बैठ के वहाँ जो तुम हफ्ते में कितने दिन काम करते हो। मैंने उन्हें बताया मेरी तो 3 दिन लेक्चर होते हैं, बाकी दिन इस तरह का थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चलता है, थोड़ा डिपार्टमेंटल वर्क चलता है।
उन्होंने कहा चलो तुम फारिग कितने बजे होते हो? मैंने कहा 3 साढ़े 3 बजे हम लोग फारिग हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से। कहते हैं यार ये जो तुम उसके बाद जो तुम इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकलते हो, इसको बंद करो और अपने ना पर्सनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करो, कुछ आर्टिकल्स वगैरह निकालो। अगर तुम्हारे पास आर्टिकल नहीं है ना, तो बड़ा डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए। ऑन द अदर हैंड डॉक्टर साहब, मैं ये बताता चलूं, मेरे साथ एक लेक्चरर थे, उन्होंने अभी रिसेंटली पीएचडी किया लम से, डॉक्टर दानिश। वो वो 4 जीपीए था नस्ट का मैथमेटिक्स के अंदर। वो जब भी अप्लाई करते थे ना, उसको कहीं से रिजेक्शन नहीं आता था, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि उसको लोग कहते थे कि यार तुम्हारी ना रिसर्च, तुम्हारी पब्लिकेशन नहीं है, जिसकी वजह से ना हम देख नहीं पा रहे कि वेदर यू हैव अ पोटेंशियल टू डू रिसर्च और नॉट। तो अब जब मेरे सीनियर्स ने मुझे ये गाइड किया कि आपने रिसर्च करनी है और अपना कोई थीसिस, आपने कुछ पब्लिकेशन करनी है, तो जब भी डॉक्टर साहब आप इस फेज के ऊपर आएंगे ना, आपने पब्लिकेशन करनी है। अब कई लोग मुझे उन्होंने उस वक्त, मुझे ये भी नहीं पता था कि यार कवर लेटर लिखना होता है, रिसर्च प्रपोजल बनाने होते हैं, ये करना होता है। तो आपका जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसर्च निकल सकती है, जल्दी से जल्दी रिसर्च निकल सकती है, और सबसे अच्छा आपका रिसर्च प्रपोजल तैयार हो सकता है, वो आपके एमएससी थीसिस से तैयार हो सकता है। इसके अलावा आप, और मोस्टली ना डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज देखा है लोगों के साथ, अक्सर लोग ये समझते हैं हम ना एक दो रातों के अंदर हम ना रिसर्च प्रपोजल लिखें और हमारा 2 4 महीने में एडमिशन हो जाए और हम निकल जाएं। ऐसा कभी नहीं होता, बहुत रेयर केसेस है, बहुत एक्सट्रीमली रेयर केसेस है। तो इस रेयर, अब कई लोग इस चीज से एग्री नहीं करेंगे, वो कहेंगे ऐसा होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसा अगर हुआ है या होता है तो ये एक एक्सेप्शन है या आउटलायर है। हम कभी भी एक्सेप्शन के ऊपर प्रिंसिपल नहीं बनाते। तो उसमें मेरे सीनियर्स ने मुझे जब ये गाइड किया, तो मैंने जब इधर उधर देखना शुरू किया कि यार कहाँ से आर्टिकल निकल सकता है, तो मुझे सबसे पहले मेरा थीसिस नजर आया। मैंने अपने थीसिस में से एक जर्नल आर्टिकल पब्लिश किया, जो कि नॉन इम्पैक्ट फैक्टर था। वो जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो नॉन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, मैं जिस प्रोफेसर के पास जाता था वो इतना ज्यादा उसको कंसिडर नहीं करते थे। तो फिर मैंने कहा यार अब तो मैं इसमें से एक मेजर काम निकाल चुका हूं। फिर मैंने अपने थीसिस को और एक्सटेंड किया अपने तौर पे, वहां से मैंने काम निकाला। काम निकाल के फिर मैंने एक ना इधर यूरोप में, ऑस्ट्रिया में प्रेजेंट किया पेपर IEEE कॉन्फ्रेंस में। तो वो मैंने क्लासिफिकेशंस के ऊपर किया, वो मेरा बहुत अच्छा पेपर था। और उस पेपर के बाद फिर मैंने एक उसी अपने थीसिस में से, यानी अगर आपने एक अच्छा थीसिस किया है ना, उसमें से 2 से 3 आपके आर्टिकल निकलते हैं। मेरा एक बेशक वो था, नॉन इम्पैक्ट फैक्टर था, बट उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, उसकी वजह से मैंने अपना उसमें मैंने अपने गैप्स को आइडेंटिफाई किया, और अपना मास्टर्स अपना इसमें कॉन्फ्रेंस आर्टिकल निकाला। फिर इसी में से फिर मैंने आगे अपना थीसिस एक टर्की के अंदर पोस्टर प्रेजेंट करने गया। तो मैंने जब ये 3 चीजें लिख ली ना, उसके बाद ना डॉक्टर साहब, अच्छा मुझे ये आर्टिकल ऐसा नहीं है कि मैंने 1 2 महीने में लिखा, इट टेक्स लाइक क्वाइट अ वाइल, मुझे 5 6 महीने लगे। और खास तौर पे जब आपने जॉब्स करनी होती हैं, उसके साथ आपने ग्रेजुअली काम करते रहना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यार हमने हफ्ता 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता काम किया है, हमें कोई जो है कोई आसरा नहीं मिला, तो बस ठीक है, मतलब अभी हम और जगह ढूंढेंगे। तो जब आपने अपनी फोकस, अपनी चीजों को डायरेक्शनल फोकस करना है ना, तो आपने वहां से हिलना नहीं है। मैंने ये लर्न किया। उसमें ये हुआ कि जब मैंने ये आर्टिकल्स पब्लिश किए ना, अब मुझे तकरीबन नस्ट में 2 साल होने के करीब करीब थे। अब मैं जब अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ा कि यार अच्छा मेरी तो एक्सपर्टीज ये है। अब मैंने ना उस लिहाज से ना सर्च करने शुरू कर दिए प्रोफेसर्स। क्योंकि जाहिर बात है, आप जब एक एरिया के अंदर एक्सपर्टी को क्लेम करेंगे, तो प्रोफेसर आपका हायर करेगा ना आपको। तो वहां पर मैंने सर्च करना शुरू कर दिया, और मेरे अंदर ना डॉक्टर साहब पहले दिन से एक चीज माइंड में क्लियर थी कि मैं लेक्चर हूं, मैं अच्छी भली यहाँ तनख्वाह ले रहा हूं, मैं कभी भी ना मुफ्त में किसी प्रोफेसर के पास नहीं जाऊंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस दुनिया के अंदर स्कॉलरशिप्स और स्टाइपेंड्स मिलते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप सब्र से अगर काम लेंगे, फोकस होकर काम करेंगे, तो आपको दुनिया के अंदर आप अच्छी और बेहतर स्कॉलरशिप्स लेंगे। आप अपना काम करें, होमवर्क पूरा करें, अच्छे से काम करके आप आए, आपको दुनिया स्कॉलरशिप्स देगी। सम टाइम एक वक्त होता है, आप एक थोड़ा टाइम एक सब्र के साथ आप चलें।
अब उसमें ये हुआ कि मैंने उसके बाद जब मुझे ये पता लगा कि मेरे तो आर्टिकल्स ही हैं और मैं इसी के ऊपर अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ, फिर मैंने उस तरह के प्रोफेसर्स की लिस्ट बनानी शुरू की और मैंने उनको टारगेट करना शुरू किया, जिसमें सबसे एग्जॉस्टिव लिस्ट फिर मेरी कोरिया से बचते बचते कोरिया की बनी। तो दो दो प्रोफेसर दो प्रोफेसर मुझे यूएस के मिले, जिनको मैंने हाईलाइट किया, और दो प्रोफेसर मुझे दो या तीन मुझे यूरोप के मिले, लेकिन वो इटली और नेदरलैंड्स के थे। हम्म। मीनवाइल आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे एक हमारे डीन थे, डॉक्टर सरफराज अली, उन्होंने मुझे पीएचडी की पोजीशन ऑफर की। आई एम सो सो ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं उस वक्त था प्रोविजन पे, और मुझे कोई फंडिंग सोर्स समझ नहीं आ रहा था मुझे, जिसकी वजह से मैंने इसको डिक्लाइन किया, और वो मेरे डीन बहुत हर्ट हुए इस चीज को लेके। और इसकी रीजन ये भी थी कि मुझे वो फैकल्टी डेवलपमेंट के थ्रू भेजना चाह रहे थे, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैं ढाई साल नस्ल में प्रोबिशन के ऊपर रहा हूं, और मैं अगर प्रोबिशन पे हूं और जो प्रोबिशन पे नहीं है उनको तो नस्ट जाने नहीं दे रहा, तो मुझे कैसे जाने देगा। तो मैं बैक ऑफ कर गया वहां से। तो उसके बाद ये डॉक्टर साहब, मैं कंसिस्टेंटली ढूंढता रहा, फिर मुझे एक दिन एक ईमेल आई कोरियन प्रोफेसर की कि जो है ना, मैंने तुम्हारा वर्क पढ़ा है, तुमने बीसीआई के ऊपर काम किया है, तुमने डिफरेंट एल्गोरिदम्स की है, एल्गोरिदम्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर, उनके थ्रू क्लासिफिकेशन के ऊपर काम किया है, तो इट्स अ गुड वर्क, बट मेरे पास ना फंडिंग है, तुमने ना 5-6 महीने पहले मेरे पास अप्लाई किया था, तो मेरे पास ना फंडिंग अब वजूद आई है। तो लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये है हेड माउंटेड वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस के ऊपर। अब ये डॉक्टर साहब बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक था, मेरी समझ में ना आए। लेकिन मेरे ना उस वक्त 2-2.5 साल के बाद ना मेरा ये था कि यार अब ना नस्ट से छोड़ना है, अभी बहुत ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा ना मतलब फेड अप था खुद इंटरनली। तो मैंने ना इसको एक्सेप्ट किया, और मैंने अपने सीनियर्स को बताया, वो बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे बुलाया। मेरे मीनवाइल दो सीनियर्स थे, एक ब्रसल्स में पीएचडी उनको मिली थी, एक को यूनिवर्सिटी ऑफ जनोवा में मिली थी। तो उन्होंने कहा यार हमारी भी पीएचडी होगी है, तुम आओ इधर, हम लोग गपशप लगाते हैं, पार्टी सीन करते हैं। तो हम पिंडी में गए, वहां पे मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया, उन्होंने वैसे ही कहा कि ऐसा, हम बाहर से खाना छाना खा के रात को वापस आए, बैठे ऐसे ऑनलाइन, पता नहीं काउंटर स्ट्राइक खेल रहे थे या ऑनलाइन कर रहा था। तो इनमें से मेरे एक सीनियर थे, वो अभी डॉक्टर नबील कमाल, वो अभी यहाँ पर एक प्रोस्थेसिस की कोई रोबोटिक्स की कंपनी है, वो यहाँ पर अभी है, मैकेनिकल लीड है। तो वो उन्होंने मुझे कहा, कहते यार ये ना एक ऑलबर्ग यूनिवर्सिटी की ना पोजीशन आई हुई है, जो कि एक आरए की पोजीशन है, तो तुम ना यहाँ पे अप्लाई करो, तुम्हारे पास सीवी वगैरह तो सारे भरने पड़ी है। मैंने कहा यार ठीक है, सीनियर है कह रहे हैं, तो मैंने खोला, मैंने फॉर्मल तरीके से अप्लाई भी नहीं किया, मैंने सारा कुछ अटैच किया ईमेल में और भेज दिया। तो वो कोरियन प्रोफेसर अभी मुझसे पूछते फिर रहे थे कि यार ये डिग्रियां टेस्ट करवा के भेजो, ये वो ऐसे। तो डेनमार्क वालों ने मुझे 20 एक दिनों में वीजा भी दे दिया, सारा कुछ करके उन्होंने कहा भाई पहुंचो। तो फिर मैंने अपना रिजाइन दिया नस्ट से, और आई लेफ्ट फॉर डेनमार्क, ओलबर्ग यूनिवर्सिटी। इट वाज अ कंप्लीटली न्यू चैप्टर एंड अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। वेरी नाइस। ये न्यू चैप्टर हम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में करते हैं इंशाल्लाह। सो दैट्स नाइस। दिस दिस वाज आवर सेशन जहाँ एसन ने सारा अपना लेक्चर का टीचिंग का जर्नी बताया। और पिछले दो सेशंस हमारे हो चुके हैं जिसमें मास्टर का भी जर्नी है, उससे पहले बैचलर का है, और उससे पहले एक जनरल सेशन भी हो चुका है। अब अगला सेशन इंशाल्लाह हमारा पांचवा होगा, और उसमें हम इंशाल्लाह एहसन साहब से पूछेंगे कि इनका पीएचडी का जर्नी है, उसको डिटेल से उसको हम देखेंगे उसके अंदर। तो आपके लिए काफ़ी रहनुमाई होगी। तो अप टिल नेक्स्ट टाइम, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।